हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज से यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों मैराथन वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों डायरेक्ट जो है एग्जाम हॉल में छपने वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और वही आपके क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों मैराथन में, जो आपके एग्जाम हॉल में देखे जा सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द 110 आईपी एड्रेस इज एड्रेस 110 से शुरू आईपी एड्रेस डैश एड्रेस है क्लास सी, मल्टीकास्टिंग क्लास बी और क्लास ए। सबसे पहले इसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो आईपी एड्रेस रेंज आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं उसको भी शो कर देता हूं, लेकिन पहले आप इसे समझिए। देखिए, 0 को हम क्या बोलते थे? क्लास ए बोलते हैं, ठीक है। 10 को हम क्या बोलते हैं? क्लास बी बोलते हैं। 110 को क्या बोलते हैं? हम क्लास सी बोलते हैं। और 1110 को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम क्लास डी बोलते हैं। और 1110 को हम क्या नहीं 111 को हम बोलते हैं क्लास ई, ठीक है। इसके आगे आप चाहें तो क्लास लिख सकते हैं, ठीक। क्लास वह बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सुनते रहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कहां पे छुपा है दोस्तों? 110 ना, 110। देखिए कहीं पे डी क्लास है क्या? डी क्लास है? डी क्लास नहीं है। और डी क्लास को क्या कहते हैं? मल्टीकास्टिंग कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मल्टीकास्ट कहते हैं। तो मल्टीकास्ट दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब इसकी रेंज के बारे में थोड़ी सी बात कर देते हैं, समझिएगा। रेंज क्लास ए का रेंज, आईपी एड्रेस रेंज कितना है? 0 to 126। और क्लास बी का दोस्तों क्या है? 128 to 191। और क्लास सी का 192 to 223 और 224 239 और 240 और 254 ये मिलता है दोस्तों। 255 भी मिलता है, तो आप इसको घबराइएगा नहीं, ये मिलता है 127, ठीक है। यहां पे लिख लीजिए क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और ये है क्लास ई। 5 क्लास। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले, जैसा कि देखिए पूरा सीक्वेंस वाइज सीरियल नंबर पढ़ाता हूं दोस्तों, जिस तरीके पेपर में छपा हुआ था। आप जानते हैं कि ये पेपर है 2016 का सेकंड शिफ्ट का कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं दोस्तों। इसी तरीके आपको भी हर एक क्वेश्चन रटे होने चाहिए। एक बात बता दूं, लोग कहते हैं कि रटो नहीं दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चनों को समझने के साथ रटने भी पड़ेंगे, क्योंकि जो रेंजेस हैं उनको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रॉन्ग। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? होल्ड द प्रोसीडिंग एज सून एज ही हैज द डन सेम ऑल हिज चेंजेस आर आल्सो द कंट्राडिक्टरी। संपूर्ण कार्रवाई को वापस पहले जैसे किए जाने पर उसके सभी परिवर्तन भी विपरीत हो जाते हैं। तो सही है दोस्तों। व्हेन ऑल द एक्शन इज द टेकन बैक एज द बिफोर, ऑल द बैरियर टू द प्रोसीडिंग्स बिकम्स फ्री। संपूर्ण कार्रवाई को वापस पहले जैसे किए जाने पर कार्रवाई के सभी अवरोध मुक्त हो जाते हैं। ये भी सही है। ऑल दी रेस्क्यू पॉइंट्स और ऑल्सो द इरेडिकेटेड when the entire actions is the taken back as before। संपूर्ण कार्रवाई को वापस पहले जैसे किए जाने पर उसके सभी बचाव बिंदु भी मिट जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, ये भी करेक्ट है। द प्रोसीडिंग्स डू नॉट एंड व्हेन द एंटायर एक्शन इज द टेकन बैक एज द प्रीवियसली। संपूर्ण कार्रवाई को वापस पहले जैसे किए जाने पर कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाते। अरे गलत, मीन्स की यही ऑप्शन सही है, नहीं पूछ रहा था। समझ में आया दोस्तों? अच्छी तरीके से समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। पहली बात तो थोड़ी सी बातें सॉफ्टवेयर में कर लेते हैं दोस्तों। देखिए सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आपके कार्य को संपादित करने में कार्य करता है, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मशीन को चलाने के लिए, मींस जो कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग होता है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा है दोस्तों, ये भी क्या है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसमें क्या पूछा है दोस्तों, कौन सा विकल्प एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन को चलाता है, मींस कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग होता है। एमएस एक्सेस दोस्तों ये भी क्या है, देखिए ये वाला क्या है दोस्तों, अभी मैंने बताया ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये वाला क्या है दोस्तों, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस समय ठंड ज्यादा है, ठीक है, और देखते हैं मैं एक शर्ट पहन के पढ़ाता हूं, तो इस वजह से मेरी क्लासेस भी इस समय कम आ रही हैं। नोटपैड, जबकि आपको जैसे वादा किया हूं पर डे एक क्लास आपको मिलती रहेगी। नोटपैड भी क्या है दोस्तों, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं दोस्तों। व्हाट डाटा द रिट्रीवल पॉलिसी इज द यूज बाय द क्यू द्वारा कौन सी डाटा पुनर्प्राप्ति नीति का प्रयोग किया जाता है। अब यहीं पे मैं बात कर देता हूं दोस्तों, स्टैक पे क्या एक क्वेश्चन बनता है, जो बनता है बार बार, स्टैक पे कौन सी एल्गोरिथम काम करती है, तो इस स्टैक पे काम करती है दोस्तों लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मींस जो लास्ट में जाएगा वो फर्स्ट में आउट होगा। अब बहुत सारे स्टैक के मैं प्रीवियस क्वेश्चन करा चुका हूं, आज भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको अभी आगे हम लोग रिपीट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, नॉन सीक्वेंस क्रम सहित लास्ट कम फर्स्ट आउट, लास्ट कम फर्स्ट आउट मतलब कि LCFO, मतलब ये क्या है, ये भी दोस्तों ये किसका है, ये है स्टैक का। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट नहीं दोस्तों, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, देखिए दो बार लिखा है, देखा फर्स्ट कम लास्ट, अच्छा ये फर्स्ट कम लास्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, बिल्कुल सही दोस्तों। कौन सा सही है, मेरे को कौन सा सही है बताइए, ये कहां चला गया था, हाँ मेरे को एक मिनट दोस्तों, ये एक क्वेश्चन मेरा इधर उधर चला गया, चलिए कोई बात नहीं है, पर इसमें कौन सा सही है, लास्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई कॉमर्स इज अ मॉडल followed by the site which the provide the online shoppings for those टू सर्विस। ये वाणिज्यिक साइट द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मॉडल है जो उत्पादों एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा प्रदान करता है। अब आपको मैं बता देता हूं, इसमें 3 तरीके के नहीं 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो दोस्तों इसको समझते हैं, पहली बात कौन कौन सा क्वेश्चन, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, जिसमें बिजनेस वाला बेचता है, बिजनेस वाला ही खरीदता है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस वाला बेचता है, कस्टमर इसका खरीदता है। और तीसरा क्वेश्चन कस्टमर टू बिजनेस, और चौथा क्वेश्चन आता है C2C, मतलब B2B, B2C, C2B और C2C, कस्टमर टू कस्टमर। तो ये कैसा पूछा है, ई कॉमर्स, ई वाणिज्यिक साइट द्वारा अनुसरण किए जाने वाला मॉडल है जो उत्पादों एवं सेवाओं को ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा प्रोवाइड करता, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, सिंपल सा है। B2G, देखिए ये वाला तो होता ही नहीं है, देखते ही आंसर को मारिए रॉन्ग। ठीक है, B2B होता है, हाँ C2B होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, B2C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया, बिजनेस टू कस्टमर।
कहीं कहीं कंज्यूमर मिलता है। लेंथ ऑफ द IPv4 एड्रेस इज डैश बिट, IPv4 पतों की लंबाई डैश बिट्स है। अब पहली बात तो एक और इसमें जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो कैसे बनता है उसको समझते हैं। वो बनता है IPv4, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसका जो एड्रेस पूछा जाता है दोस्तों ये होता है 32 बिट का। बिल्कुल से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब IPv6 का कितना होता है, 128 बिट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, दोनों क्वेश्चन इसी पे मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कन्वर्ट द टेबल इनटू टेक्स्ट इन MS वर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द मेनू कैन बी यूज। MS वर्ड में टेबल को टेक्स्ट में बदलने हेतु निम्नलिखित में से मेनू के किस मदों का प्रयोग किया जा सकता है। किस मदों का प्रयोग किया जाता है, टेबल, फॉर्मेट, एडिट और टूल्स। ये तो टेबल है, ये तो क्वेश्चन नॉर्मल सा। पहली बात बता दूं दोस्तों, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आप खुद ही रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिससे आप भी इस तरीके ऑप्शन दे सकूं। जो कठिन क्वेश्चन हुए हैं उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, ये ध्यान दिलाता हूं आपको। द वैल्यू ऑफ द डिफरेंट ऑफ द A0 बेस 16 माइनस 6A बेस 16 इज, A0 बेस 16 माइनस 6A बेस 16 के घटाव का मान होगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जिसको मैं आपके लिए सॉल्व करके इसको देता हूं। ठीक है, तो पहले इसको लिखिए A0 की बात करता है। अब ये क्या बताता है दोस्तों, ये वाले पॉइंट क्या बताता है, ये वाले पॉइंट बताते हैं कि ये है हेक्साडेसिमल। क्या बताया दोस्तों, ये है हेक्साडेसिमल का बेस सीरीज, ये क्वेश्चन आपको बताया। तो अब देखिए A0 हेक्स है, इसके आगे आप लिख सकते हो ये भी हेक्स है। फिर आपको पूछा कि 6A, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी हेक्स है। ठीक है, अब इसमें घटाना है, तो इसको मैंने आपको सीरीज बताई थी कि हेक्साडेसिमल 0 to 15। याद करिए दोस्तों वो समय जब मैंने आपको इसको बताया। अगर आपको इसमें दिक्कत होती तो आप मेरे थ्योरेटिकल जो थ्योरी वाली क्लासेस चलती है उसमें आप चले जाइए, पूरा का पूरा डिटेल दिया। जिसका बेस कितना है दोस्तों, बेस है 16। इसमें 1 to 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब मेरे क्लास जो है पढ़ा दिया हूं मैं, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। ए कहते हैं कैपिटल 10 को, 11 को बी कहते हैं, 12 को सी और 13 को डी और 14 को कैपिटल ई और 15 को कैपिटल डी बोलते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब यहां पे आ जाइए, इतनी चीजें समझ में। तो देखिए ये 0 है, ठीक है। तो अब 0 से 10 तो नहीं घटेगा ना, जब नहीं घटेगा तो इधर क्या लेना पड़ेगा आपको, इधर लेना पड़ेगा कैरी। कैरी कितनी जाती है दोस्तों, 16 जाती है। तो देखिए 0 में 16 प्लस 0 कर दो तो कितना हो जाएगा, 16 तो होगा। और 16 में से 10 को घटा दो, ये 0 कितना है दोस्तों, ये 0 है 10, इसको घटा दो तो यहां पे क्या बचा, 6, यहां लाके 6 रख दो। समझ में आया। अब ये कट के दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 था ना, ये हो जाएगा 9। 9 में से 6 गए, कितना आया, 9 में से 6 गए 3, कितना आ गया हमारे पास आंसर क्या आया, 36। अब दोस्तों 36 क्या है, 36 हमारा हेक्साडेसिमल है। मींस जो आंसर है वो क्या आ गया दोस्तों, वो आ गया 36 हेक्स। इसमें कहीं मिला ये 36 हेक्स है क्या, बिल्कुल है 36 हेक्स। ठीक है, समझ में आया, अच्छी तरीके से समझ में आया। आगे बढ़ जाऊं, ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, फॉर द मल्टीकास्टिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ द IP एड्रेस इज यूज। अरे वो तो वही आ गया जो अभी इसके पहले डिस्कस किए थे। क्या है इसमें, क्लास डी। देखिए यहां पे दोस्तों, यहां पे आप थोड़ा फोकस करिए। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताने जा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन अभी जबकि मैं करवा चुका हूं। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, क्लास ए, ठीक है, क्लास ए। क्लास ए का रेंज मैंने अभी कितना बताया है, बताइए, 0 to 126।
126, अरे क्या लिख जा रहा है, 126 है। क्लास बी का कितना, 128 टू 191। फिर क्लास सी का 192 टू 223। अब यहां पे आइए डी पे आ जाइए, तो डी का कितना बताया था, 224 कितना 239। अब क्लास ई पे आ जाइए दोस्तों, तो 240 टू 254। अब देखिए ये कहीं पे मिलता है 127, तो आप घबराइएगा नहीं, ये कहीं पे मिलता है 255 नहीं, वही है सब कुछ, ठीक है। 0 to 255 मतलब कि टोटल कितना 256, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी क्लास है दोस्तों, और ये क्या है, ये क्लास सी है, ये क्लास डी है, और ये क्या है दोस्तों, ये है क्लास कितना, क्लास ई। अब देखिए जब इसका हम सबनेट आईडी के बारे में बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि 224.0.0.0 की बात आती है, ठीक है। जो मल्टीकास्ट आइडेक्स की पूरी श्रृंखला होती है वो इतने से लेके कितना जाएगी, यहां से लेके यहां 2 लगा देता हूं मैं रेंज, ठीक है। इसकी रेंज जाएगी 239 तक ना, 239 मींस क्लास डी का है ना, 239.255.255.255। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पूरी रेंज मैंने हर एक क्वेश्चन में बताता रहता हूं। मींस कि इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मल्टी कास्टिंग बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। देखिए इसके बीच के रेंज है ना, ये देखिए इसके बीच के रेंज है, ये वाला जो रेंज लिखा हूं यही रेंज है, ठीक है। यहाँ पे मैच करता है, बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बार करते हैं। हाँ, if on any queue following the operations are the performed, then the sequence of the number will be push 9, push 5 और push 7 और pop push 8 pop। इतना समझ में है। आगे देखो, यदि किसी क्यू पर निम्नलिखित संचालन ऑपरेशन किया जाए तो संख्याओं का अनुक्रम क्या होगा। अब इसका ऑपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये दोस्तों, ये जब आया था बोर्ड में तो इसका ऑप्शन गलत था, आपको मैं बता दूं। अभी पहले ऑपरेशन कर लीजिए, उसके बाद बताइएगा, ठीक है। इसका ऑपरेशन यहां पे देखिए, पहली बात तो यहां पे क्यू नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, स्टैक होगा, ध्यान रखिएगा, स्टैक है क्वेश्चन में, ठीक। यहां पे देखिए पुश 9 करिए, स्टैक में मैंने क्या बोला है, जो अंदर आता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, पुश कहते हैं, ठीक है। जो अंदर आता है उसको क्या बोलेंगे, पुश कहते हैं, और जिसे हम बाहर निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम पॉप बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में है, ये अच्छा है, ध्यान रखिएगा। यहां पे सबसे पहले क्या आया, 9 को परफॉर्म करते हैं, 9 आया। अब पॉप कह रहा है तो 9 कट के कहां चला जाएगा, नीचे चला आया, पॉप हो गया। फिर हमने किया पुश को यहां डाला, 5 को पुश किया, फिर 7 को पुश किया, इसके ऊपर आ गया, फिर पॉप दोनों पॉप मतलब 7 यहां आ गया, और फिर कट के 5 भी इसके बगल में आ गया, ठीक है। अब पुश किए 8 पुश किए, फिर 8 को भी पॉप कर दिया तो 8 आ गया इसके बगल, मतलब 9 7 5 8। चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं, 9 7 5 8। ये देखिए यहां पे मिल रहा है ना, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है बी, लेकिन इसका सीक्वेंस थोड़ा सा गलत लिख गया, 9 7 5 8 यही आया है, 9 7 5 8, हाँ बिल्कुल सही, सेकेंड बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। 8th कंप्लीमेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 6100, ऑक्टल संख्या 6100 के 8 का पूरा कंप्लीमेंट है। अब देखिए कितने तरीके के
कितने तरीके के पूछे जाते हैं एक कंप्लीमेंट, आज उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहली बात इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, एट्थ कंप्लीमेंट वाला। एट्थ कंप्लीमेंट के लिए फॉर ऑक्टल का मैक्सिमम पॉसिबल जो है नंबर होता है वो 4 डिजिट का होता है। वो कौन कौन से नंबर होते हैं दोस्तों? 7 7 और 7। ये क्या है? एट्थ कंप्लीमेंट है ना, 8 का कंप्लीमेंट बताता है। इसको जब आप यहां पे कितना दिया, यहां पे 6100 दिया है ना दोस्तों, तो इसमें से 6100 आप घटा देंगे। जब इसमें से 6100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 7 7 6 और 7 में से 6 गए 1। ठीक है, ये क्या आया दोस्तों? ये आया मेरा 7th कंप्लीमेंट। ठीक है, इसे क्या बोलूंगा मैं? 7th कंप्लीमेंट आ गया। ये क्या आ गया? ये आ गया 7th कंप्लीमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे क्या है? क्या आ गया? 7th कंप्लीमेंट। यदि इसमें एक जोड़ दिया जाए दोस्तों तो ये 8 7 और 6 1, ये क्या आ गया दोस्तों? ये आ गया 8th कंप्लीमेंट। 8th कंप्लीमेंट। अब इसके नजदीक कौन सा नंबर है 8th कंप्लीमेंट? 1678। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हुआ? 1700 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब कितने तरीके के कंप्लीमेंट पूछे जाते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिटेल दे देता हूं दोस्तों। कितने तरीके के पूछे जाते हैं देखिए, फर्स्ट कंप्लीमेंट, सेकंड कंप्लीमेंट, 7 8 9 10 15 और 16 लिख दूं। फर्स्ट कंप्लीमेंट, फर्स्ट कंप्लीमेंट, फर्स्ट कंप्लीमेंट, सेकंड कंप्लीमेंट, सेकंड कंप्लीमेंट, 7th कंप्लीमेंट, 7th कंप्लीमेंट, 8th कंप्लीमेंट, 9th कंप्लीमेंट, 9th कंप्लीमेंट, 10th कंप्लीमेंट, 10th कंप्लीमेंट, और कौन सा पूछा जाता है? 15 कंप्लीमेंट पूछा जाता है, 15th कंप्लीमेंट और 16th कंप्लीमेंट। ये सब पूछे जाते हैं। इतने तरीके के देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इनको धीरे धीरे करके जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं सबकी मैं डिटेल आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं दोस्तों। 15th कंप्लीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, अगला ही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मतलब ये क्या है? हेक्साडेसिमल संख्या A01 बेस 16 का 15th का पूरक है। अब चलिए इसको अगला वाला ही क्वेश्चन में मिल गया हमको, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। 15th कंप्लीमेंट का 3 डिजिट पूछा है ना, देखिए यहां पे आप देख लीजिए कितने डिजिट का पूछा, 3 डिजिट का पूछा। तो इसका क्या होगा दोस्तों? 555, क्योंकि ये क्या बताता है? ये बताता है हेक्साडेसिमल। अभी इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे बता चुका हूं। इसमें हम किसको घटा देंगे? A01 को घटा देंगे। जब A01 को घटा देंगे तो देखिए इसमें से एक जब जाएगा, मतलब 15 में से एक गए 14, 14 को क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं, और F को F सेम टू सेम लिख देते हैं। और ये कितना है? ये है 15, 15 में से ये चला गया, मतलब कि कितना बचा? 10 चला गया, तो बचा कितना? 5। ये कितना बचा? 5। तो आया आंसर 5FE। बेस कितना है? 16, क्योंकि 15th कंप्लीमेंट पूछा। अगर इसी में 16 कंप्लीमेंट, पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए, 5FE कहीं पे है? 5FE बिल्कुल सही। अगर यहीं पे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कह देता, मेरे पास एक और क्वेश्चन बना देता हूं, इसी पे 16th कंप्लीमेंट कह देता, तो क्या करते? 16th कंप्लीमेंट कहता तो इसमें एक जोड़ देते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे वार करते हैं। Which of the following operating system depending on the MS-DOS supports the entire 32-bit or 64-bit kernel? अब यहां पे बात कर लीजिए दोस्तों कि देखिए ये क्या है? विंडो 95, विंडो XP, और दो ऑप्शन होने चाहिए, विंडो 98 ऑब्लिक विंडो XP। देखिए ये विंडो 98 विंडो XP, थोड़ा यहां पे आ जाइए, विंडो XP विंडो 98। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, विंडो 98 विंडो XP।
ठीक है। इस ये कौन कौन से, ये 32 भी सपोर्ट की है और 64 भी सपोर्ट की है। विंडो 7 भी 32 और 64 पे दोनों बिट पे आई थी, ये पता होना चाहिए आपको। और फिर उसके बाद जो है विंडो 8 से 64 बिट आया और इस समय 11 चल रहा, 10th भी 64 बिट और 11th भी 64 बिट है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। From the connecting of the whole n node in the mesh topology networks, the number of the keys dash is n node के पूर्ण रूप से जुड़े mesh topology नेटवर्क में कड़ियों की संख्या है। अब कड़ियों की संख्या क्या होती है ये आप जानते हैं। मेश टोपोलॉजी के थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करता हूं यहाँ पे दोस्तों। जैसा कि आपको मैं इसके पहले बताया हूं, मेश टोपोलॉजी क्या होती है, यहाँ सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। सारे नोड एक दूसरे से क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं मेश टोपोलॉजी में। ये मेश टोपोलॉजी का डायग्राम है, देखिए ये इससे, ये इससे, इससे, इससे और इससे, मतलब ये फिर इससे, फिर इससे, ये इससे, ये इससे और कौन किससे, कहीं छूटा पे है ना, नहीं छूटा, ठीक है। तो मतलब सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। 4-4 देख लीजिए, 4-4 सब में होने चाहिए ना। एक तो खुद 5वां, क्योंकि मैंने 5 नोड लिया है। तो इसका जो इसका क्या बनेगा दोस्तों, इसका जो बनेगा वो n-1/2। इसका फार्मूला आप जानते हैं, n-1 और अपान का 2। यहां पे कहीं ऑप्शन पे मिलता है n-1, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही है। ये है मेश टोपोलॉजी। क्या है दोस्तों, मेश टोपोलॉजी। अब आपको बता दूं कि मेश सभी में अलग अलग, मतलब जो शिफ्ट चलते हैं उनमें से बस डिफरेंट, किसी में स्टार पूछ लिया, किसी में मेश पूछ लिया, किसी में बस पूछ लिया और किसी में हाइब्रिड पूछ लिया, ठीक है। सारे, किसी में रिंग पूछ लिया। कितनी तरीके के टोपोलॉजी होती है वो आपको पता होगा। तो मेनली जो 5 तरीके के टोपोलॉजी मैंने गिनाता हूं आपको। देखिए बस टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, इन सब से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, रिंग हो गई। रिंग के बाद हम मेश ही लिख लेते हैं, मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। और एक होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। ये सब टोपोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा भी आगे। अभी इसको मैंने कवर नहीं किया थ्योरेटिकल क्लास में, आगे मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन यहां से एक एक टोपोलॉजी जैसे मैं क्वेश्चन पे वार करता हूं उस तरीके से आप सीखते रहिए, ठीक है। आगे चलिए। यूनिक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक एक डैश संचालन प्रणाली है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर, मल्टी फंक्शनल, पहला ही ऑप्शन सही है। मल्टी यूजर मल्टीकास्टिंग, वो भी सही होता है। सिंगल यूजर एंड मल्टी फंक्शन, नहीं। मल्टी यूजर एंड सिंगल फंक्शन, नहीं। सिंगल यूजर एंड सिंगल फंक्शन, नहीं। अगर पूछा जाए दोस्तों कि विंडोज क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि विंडोज क्या है, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन पे वार करता हूं। तो ये जब विंडोज आएगा दोस्तों तो इसको आप लगाइएगा सिंगल यूजर, सिंगल यूजर मल्टी फंक्शनिंग या मल्टीटास्किंग लिख के आता। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। दोस्तों जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं सब क्वेश्चन बताऊंगा। एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा कि इसके बजाय दूसरा क्वेश्चन कैसा बना था एग्जाम में। यहां पे देखिए, एन इम्पैक्ट द प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर यूजिंग। एक इम्पैक्ट प्रिंटर वर्डों का प्रयोग करके प्रिंट करता है। इंक्ड रिबन एंड प्रिंट हेड, इलेक्ट्रिकली लार्ज इंक पेन, लेजर बीम, पहला ऑप्शन सही है। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने प्रिंटर का डिटेल दिया था, लेकिन आज फिर से आपको मैं डिटेल दूंगा। चलिए प्रिंटर लिखिए, प्रिंटर को अच्छी तरीके से समझो। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल देखिए। प्रिंटर 2 तरीके के, कौन कौन से दोस्तों, एक इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है।
कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं सबको पूरी डिटेल। टेलीटाइप, इसके पहले ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेलीटाइप प्रिंटर, ठीक है। दूसरा डेसीव्हील प्रिंटर। तीसरा दोस्तों ड्रम प्रिंटर। चौथा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन आया था इसके पहले, पिनजिप किस में यूज होता है? इसी में पिनजिप यूज होता है। इसी में क्या होता है दोस्तों? इसी में पिनजिप यूज्ड होता है। इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है इसको, इसलिए मैंने यहां पे बता दिया। अब नॉन इंपैक्ट में लिखिए दोस्तों। नॉन इंपैक्ट में कौन सा? इंकजेट प्रिंटर। अगला लिखिए, इंकजेट हो गया। लेजर प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, ठीक है। और कौन सा इसमें? हाँ, तीन ही। देखिए अभी इंकजेट आप जानते हैं, जिसमें टैंक HP 5810, ठीक है। ये क्या है? HP 5810, जिसमें टैंक लगे हैं, 4 इंक पड़ती हैं, वो इंकजेट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर जो दोस्तों एक 18-20 हजार का आता है कंप्यूटर HP का, जिसमें केवल ब्लैक एंड व्हाइट निकलता है, वो क्या है? वो लेजर प्रिंटर है, ध्यान रखिएगा। थर्मल प्रिंटर जो ATM वगैरह, एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? ATM, बस टिकट, ये सब क्या है? ATM में जो पर्ची निकलती है ना, वो सब थर्मल प्रिंटर हैं, ध्यान रखिए। थर्मल प्रिंटर से जो है वो लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं। अब यहां पे देखिए, ये क्या है? इंक रिबन एंड प्रिंट हेड, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला चलिए नेक्स्ट। For the find the work of the NAND gate, how many minimum number of the NOR gate is the required for realizations of the NAND gate? NAND gate के कार्य को प्राप्ति हेतु न्यूनतम कितने NOR गेट्स की आवश्यकता पड़ती है? अर्थात NAND गेट की 1, 3, 2, 4, मतलब कि 4 पड़ती है। NAND NOR एंड OR का फॉर्मूला आपको पता होगा। जब एकेडमिक पढ़ाई पढ़ते थे उस समय यह फॉर्मूला बहुत प्रचलित रहता था। चलिए आइए थोड़ा सा इसको और मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूं कि किस तरीके इसको बनाया जाए, उसको समझते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए पहली बात तो आप एक एंड बनाइए, ठीक है। एंड कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है, ठीक है। 4 NOR की सहायता से ये बनेगा। तो पहले हम इसको ले लिए, तो हमने कितने इनपुट लिया? A और B। इसमें देखिए हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। जब नॉट लगा दिया तो ये क्या बन गया दोस्तों? NAND गेट बन गया, ठीक है। जब NAND गेट बन गया तो y इक्वल टू इसका आउटपुट क्या आएगा? A और डॉट बी, और यहां पे बार लग जाएगा। अगर मैं खाली एंड की बात करूं तो एंड का सिंबल कैसा होता है दोस्तों? ये एंड का सिंबल ये होता है, ये बी, और y इक्वल टू क्या होता है? A डॉट बी होता है, ये एंड होता है। तो सब कुछ बिल्कुल डिटेल पे समझिए। उसके बाद अब मैं अगर इसको बनाना चाहूं कि 4 कैसे यूज हुए हैं उसको समझने के लिए, तो पहले आप लीजिए, क्या लीजिए दोस्तों? 2 और ले लीजिए, ठीक है। अब इनके आगे बबल लगा दीजिए, ठीक। इनके आगे बबल लगा दीजिए, ठीक। और इनको एक एक पॉइंट इनपुट से आप लगाइए। A और यहां पे B ले लिए, तो यहां पे जब बबल लग जाएगा तो ये बार हो जाएगा, और ये वाला दोस्तों B बार हो जाएगा। अब इनको जब आप अटैच करेंगे यहां पे, तो ये देखिए ये क्या बन जाएगा? यहां पे फिर से इसको लगाएंगे तो ये y इक्वल टू क्या बन जाएगा? यहां पे y इक्वल टू क्या बन जाएगा? A बार प्लस B बार और इसका होल बार। जब ये बन गया, अब फिर इसमें से जी एक और गेट लगाएंगे। जब एक और गेट लगाएंगे और इसको बाहर लगाएंगे और इसमें से एक और इनपुट लगाएंगे, तो y इक्वल टू A डॉट B का
बार, मतलब कि नैंड गेट की क्रिया आपको मिल गई। जहां पे यहां पे लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार इक्वल टू ए और डॉट बी होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो थोड़ी सी बातें और बात कर लेता हूं। एक चार्ट आपको मैं बना के देता हूं, उस चार्ट पे आप बहुत कुछ किफायती काम करेंगे। नॉट, एंड, ठीक है, एंड, और के बाद एक्स और, ठीक है, एक्स और के बाद ई एक्स लिख लीजिए, एक्स नॉर, एक्स नॉर। इनको आप ऐसे चार्ट बनाइए, ठीक, ऐसे चार्ट बना लेते हैं, ऐसे चार्ट बना लेते हैं। और इसमें लिखिए एक तरफ नैंड, एक तरफ नैंड और एक तरफ क्या, और एक तरफ नैंड तो एक तरफ नॉर। मतलब हमको कितने की जरूरत होती है, 4 की जरूरत होती है। अब इसमें जो है हम गिनतियां लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, और उधर कितना जरूरत होती है 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 और 4। ये जो दोस्तों मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। किससे कितना बनेगा आप आराम से इसको सीख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन 2 बार आपको यहां पे स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। अब यहां पे आइए, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a database management system? database management इसमें is a database management system। MS Word नहीं है, Hadoop भी नहीं है, Ingress बिल्कुल सही, और ये क्या है, मैप रिड्यूस नहीं, मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। आप जानते हैं डाटाबेस के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस काम आता है डाटाबेस। डाटा को स्टोर, मतलब स्टोर, रिट्रीव, ये सब के लिए काम आता है। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, जो डाटा डीबीएमएस का आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि डीबीएमएस से कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और डीबीएमएस क्या है दोस्तों, जो डाटा को स्टोर, रिट्रीव और एडिट करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following option is the not the advantage from the e-commerce? ई-कॉमर्स का एडवांटेज 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ई वाणिज्यिक से प्राप्त लाभ नहीं है? इंक्रीज इन द कस्टमर अवेलेबिलिटी, ग्राहकों की उपलब्धता में बढ़ोतरी, ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा उपलब्ध, इंक्रीज इन द क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता में वृद्धि, और कन्वीनियंस इन द कंपैरिजन, तुलना करने की सुविधा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा इसके आप लोग लाभ थोड़ा सा आप नोट करिए, उस लाभ को मैं बताना चाहता हूं क्योंकि वो लाभ से बार बार क्वेश्चन आ जाए। वह पहला आप नोट करिए, ग्राहकों की उपलब्धता में बढ़ोतरी, ग्राहकों की उपलब्धता में बढ़ोतरी, ठीक है, ये क्या है, ये इसका लाभ है। और दूसरा पॉइंट क्या है, हमेशा उपलब्ध, ठीक है, हमेशा उपलब्ध। तीसरा पॉइंट क्या है, तो तुलना करने की सुविधा, तुलना करने की सुविधा, ठीक है। तो मतलब सी नहीं मैच कर रहा। आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा संचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम केस सेंसिटिव है? मैक ओएस, OS2, यूनिक्स, विंडोज। दोस्तों केस सेंसिटिव है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कैपिटल और स्मॉल, ध्यान करिए, कैपिटल लेटर
कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। सी कैसी है दोस्तों? सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसमें से कैपिटल और स्मॉल को ध्यान करना पड़ता है। अब देखिए, लाइनक्स यूनिक्स एक ही फैमिली का है। यूनिक्स से जो क्वेश्चन बना है कि यूनिक्स कैसा है दोस्तों? यूनिक्स ओपन सिस्टम, मतलब ओपन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स में आता है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये बना कहां था? ये भी दोस्तों वेल लैब में ही बना था और डेनिस रिची ने ही इसको लिखे थे। Which of the following is a sequential SS memory? निम्न में से कौन सा क्रमिक SS मेमोरी है? DVD, रैम, रोम और मैग्नेटिक टेप। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक टेप आपको याद होना चाहिए कि आप अपने बचपन में ये जरूर देखे होंगे दोस्तों, VCR आप देखे होंगे। उस VCR में इतनी बड़ी कैसेट लगती थी, वो सीक्वेंसली इस तरीके दोस्तों, ये सीक्वेंसली मेमोरी होती थी, ठीक है। और एक गाना मान लीजिए, इसमें नदिया के पार का गाना हमें देखना है दोस्तों, तो हम अब उस मूवी में मान लीजिए यहां कहीं नदिया के पार का गाना स्टोर है, तो हम इसको ऐसे ऐसे दौड़ा के यहां ले जाते थे, तब जाके वो नदिया के पार का गाना चलता था। मतलब वन के बाद वन सीक्वेंस में इसमें डाटा जो है फीड होता था। अब आ जाइए दोस्तों, थोड़ी सी मेमोरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेमोरी दो तरीके की होती है। कितने तरीके की मेमोरी होती है दोस्तों? दो तरीके की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या होता है दोस्तों? पहला प्राइमरी मेमोरी होगी और दूसरा क्या होगा दोस्तों? दूसरा होगा सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं वोलाटाइल। क्या कहते हैं दोस्तों? वोलाटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? वोलाटाइल कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन वोलाटाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? यहां पे देखिए, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आता है रैम आता है और रोम आता है। मींस की रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। फिर रैम के जो पार्ट हैं दोस्तों, यस रैम याद होना चाहिए आपको, स्टैटिक रैम, डी रैम मींस डायनेमिक रैम और रोम के पार्ट होते हैं दोस्तों पी रोम मींस प्रोग्रामेबल रोम। ईपी रोम दोस्तों, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम इरेजेबल ईईपी रोम मींस की इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सब क्या है? रोम के पार्ट हैं। यहां पे आ जाइए सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, जितनी चीजें आती है दोस्तों, ये सब किसके अंतर्गत आती है? ये सब किसके अंतर्गत आती है? सेकेंडरी मेमोरी के। HDD हार्ड डिस्क, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। DVD, CD, ब्लूरे डिस्क। अब देखिए, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये सब क्या, ये सब जो मेमोरी के पार्ट हैं उनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए। इतना डिटेल मेरा फालतू नहीं जाना चाहिए दोस्तों। इस चार्ट को अच्छी तरीके से आप रिमेंबर रखिए। अभी मैं इसका जब डिस्क्रिप्शन मतलब थ्योरेटिकल जब वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों मेमोरी चैप्टर का, तो और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा और अच्छे से इसको चार्ट को मैं एलेबोरेट करूंगा और अच्छे से चार्ट को बना के दिखाऊंगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत समय हो गया। देखिए, ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 3 इज
बार बार क्वेश्चन पूछा गया, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कितनी बार मैंने आपके सामने इसको सॉल्व किया। 0.3 का ग्रे कोड है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल। इधर देखिए मैंने क्या किया, 0.3 की बाइनरी लिख लिया। क्या लिख लिया दोस्तों, 0.3 की बाइनरी लिख लिया। और इसमें क्या करना है, ग्रे कोड, मतलब कि क्या कह रहा, ग्रे कोड लाओ। ग्रे कोड का मैंने क्या बताया था दोस्तों, आपको याद होना चाहिए एक्सऑर, सॉरी ये गलत लिख गया, इसको हटाओ। एक्सऑर ऑपरेशन दोस्तों याद होना चाहिए। एक्सऑर ऑपरेशन का क्या है कोड, पहले देखिए 0001 1011, इसका ऑपरेशन क्या है, मतलब कि डिफरेंट, सेम वाले में क्या आता है दोस्तों, सेम वाले में 0 आएगा और डिफरेंट वाले में 1 आएगा। याद आया, एक्सऑर ऑपरेशन, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, वाई का आउटपुट ले लीजिए। ठीक है, अगर इसका आउटपुट आपको देखना है तो आउटपुट कैसे आता था दोस्तों, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये इसका आउटपुट आपको याद होना चाहिए। यहां से आ जाइए, अब इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। इसको देखिए मैंने दूर लिख दिया, 3 का ग्रे कोड निकालना है तो दूर लिख दिया। अब इसमें इसको सेम टू सेम आप यहां पे लाके नीचे रख लीजिए, फिर इसमें ऑपरेशन करना एक्सऑर का शुरू कर दीजिए। मतलब 0 का क्या होगा, फिर से दोस्तों 0 आ गया। यहां पे देखिए फिर इसका एक्सऑर ऑपरेशन करिए, 01 का क्या हो गया दोस्तों, 1 आ गया। यहां पे ऑपरेशन करिए एक्सऑर ऑपरेशन, मतलब 11 का क्या हो गया, 0 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 0। एक कैरी आई, उसको आप इग्नोर करिए। यहां पे देखिए कहीं पे आउटपुट आपको दिख रहा है 0010, 0010 कहीं पे है क्या, बिल्कुल दोस्तों ये देखिए। ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल तैयारी के साथ उतरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी इज बुलियन अभिव्यक्ति ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी का समकक्ष रूप है। अब देखिए इसको मैं दो तरीके से, इसके प्रीवियस में भी ये क्वेश्चन आया था जिसको मैंने के मैप और बुलियन दोनों से समझाया था। अब आप पहले के मैप वाला, एक छोटा सा के मैप वाले जो रूल है उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। के मैप से इसको मुझे निकालना हो एग्जाम हॉल में तो मैं कैसे निकालूंगा, चलिए आइए इसमें देखते हैं। देखिए हमारे पास दो ही है, ए और बी, तो ए बार ए और इधर लिख लीजिए बी बार बी। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, हमारे पास क्या था, ए बी बार, ये देखिए यहां पे 1 डाल दिया मैंने, फिर ए बी बार यहां पे मैंने 1 डाल दिया, और फिर क्या है ए बार बी यहां पे 1 डाल दिया। देखिए कितना सिंपल हो गया। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, अब इसका जो पेयरिंग करिए दोस्तों, ये एक पेयर बन गया, ठीक है, और ये एक पेयर ए बन गया, ये पेयर बन गया। तो इधर से क्या आया दोस्तों, y इक्वल टू क्या आया, ये जो पेयर मतलब ये दोनों हैं तो ए बार, और यहां पे क्या आया इस साइड में प्लस बी बार। कहीं पे मैच किया क्या, मिनट का काम सेकेंडों में दोस्तों के मैप से क्वेश्चन का आंसर निकलता है। इसमें कहीं मैप मिला क्या, बिल्कुल करेक्ट। ठीक, अब आ जाइए बुलियन से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बुलियन से सॉल्व करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। चलिए आइए बुलियन वाले से करते हैं। ए बार बी बार प्लस ए बी बार और प्लस ए बार बी। ठीक है, यहां आ जाइए, यहां पे आ जाइए, बी कॉमन लिया इसका, ए बार और प्लस ए, और इधर ए बार और यहां पे बी ले लीजिए। ठीक है, तो इसका क्या हो गया दोस्तों, ये बी बार प्लस ए बार और बी हो गया। क्योंकि आप जानते हैं ए बार प्लस ये क्या होता है, ए बार प्लस ये तो 1 हो जाता है, उसमें कोई बात बार बार बताने की जरूरत नहीं, इसको मैंने पहले बता चुका है। अब देखिए यहां पे मुझे बढ़ाना है तो 1 प्लस बी कर दूंगा। ठीक है, 1 प्लस बी कर दूंगा और ए बार और बी कर दिया। यहां इसके नीचे आ जाइए दोस्तों, बी बार, इसको खोल दीजिए, खोलने के बाद क्या होगा, इसमें गुणा करिए, तो बी बार प्लस बी बार और बी और प्लस
ए बार और बी। इतना समझ में आ गया। यहां पे फिर नीचे आइए, नीचे आ जाइए, बी बार और 1 प्लस ए बार कर दीजिए, ठीक है। और फिर यहां पे क्या बचा, बी बार बी और प्लस ए बार और बी। इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो आगे देखिए, बी बार और बी बार 2 हो गए, उसका 1 हो गया, ए बार और बी बार प्लस बी बार और बी और प्लस आगे क्या बचा, बी बार बी और प्लस ए बार और बी। इतना समझ में आ गया। अब आगे आ जाइए, इसके बाद बी बार कॉमन ले लीजिए। जब बी बार आपने कॉमन लिया तो ए बार प्लस बी बार बचा, और इधर बी जब कॉमन ले लिए तो बी बार प्लस ए बार हो गया। इतना समझ में आ गया। नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद हमारे पास क्या क्या बचा, देखिए बी बार और प्लस ए बार का हमारा एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, बी प्लस बी बार हो गया। इतना समझ में आया। ये वाला देखिए एक में आ गया, तो दोनों का क्या है। अब यहां पे आ जाइए तो बी बार प्लस बी का क्या होता है, बी का 1 होता है। ये तो थ्योरम आप जानते हैं इसके प्रीवियस में ना। तो बी बार प्लस बी 1 हो गया, तो ये क्या बचा, बी बार प्लस ए बार आ गया आउटपुट, ठीक है। ए बार प्लस बी बार, ये लीजिए आउटपुट। चाहे देखिए इस वाले से करिए, एग्जाम हॉल में मैं यही सजेशन देता हूं, लास्ट बार सजेशन देता हूं, आप ये वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, इस मेथड को लगाएंगे और तुरंत ही आप आंसर पाएंगे, ठीक है। इस मेथड में आप नहीं घुसना है, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीक एंटिटी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कमजोर वीक एंटिटी है। देखिए अच्छा, इसमें बात, यह बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पब्लिशर, बुक, ऑथर, बुक मतलब ऑथर एक है जो बुक को लिखा, ठीक है, वो पब्लिश हुई। लेकिन यहां पे एडिशन, अरे बहुत सारे एडिशन हो सकते हैं ना, उसके एक थोड़ी ना होगा। तो वीक एंटिटी कौन सी हुई, ये हुई, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें कम समझाने लायक है मैं उसमें कम समझाऊंगा, जिसमें ज्यादा डिटेल जो मैथमेटिकल टर्म है उसमें ज्यादा डिटेल दूंगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंशियल सर्किट, निम्न में से कौन सा क्रमिक परिपथ है, डिकोडर है, बाइनरी एडर है, मल्टीप्लेक्सर है कि रजिस्टर है। बताइए ये क्या कहा है, निम्न में से कौन सा क्रमिक परिपथ है। जाहिर सी बात है रजिस्टर है, देखते ही आंसर कर दीजिए, रजिस्टर है। आगे चलिए क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द एग्जांपल ऑफ द होल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इक्विवेलेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संपूर्ण डुप्लेक्स संप्रेषण उपकरण का उदाहरण। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आया है, तो पहले आप समझिए कि 3 तरीके के मोड होते हैं। कौन कौन से, पहला आप देखिए कौन सा होता है, सिंपलेक्स मोड। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। दूसरा क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड। तीसरा मोड बताइए दोस्तों, तीसरा मोड है फुल डुप्लेक्स मोड। तीसरा मोड क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। अब यहां पे देखिए सिंपलेक्स मोड में कौन सा होता है, सिंपलेक्स मोड में इसका एग्जांपल है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या क्या आएगा बताइए। इसका एग्जाम्पल आएगा टीवी, रेडियो। क्या क्या आएगा दोस्तों, रेडियो, टेलीविजन, टीवी, ये सब सॉरी सिंपलेक्स मोड में आएंगे, जिसमें प्रसारण एक तरफ से होगा, दूसरी तरफ सिर्फ श्रोता सुनेगा। जब कभी टीवी आप देखते थे, अब तो आप लैपटॉप चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, आप टीवी को बंद कर देते हो, स्विच ही बंद कर देते हो, ठीक है। किसी जमाने में टीवी देखा करते थे, तब वो क्या था, एक तरफ से प्रसारण होता था, दूसरी तरफ लोग केवल उसको देखते थे, सुनते थे। आगे देखिए यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊं दोस्तों, वॉकी टॉकी। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसके पहले भी पूछा गया है। क्या है दोस्तों, वॉकी टॉकी, वॉकी और टॉकी। वॉकी टॉकी जो
पुलिस डिपार्टमेंट के पास होता है दोस्तों, इसमें स्लॉट निर्धारित होता है। मींस एक तरफ से बोला जाता है तो दूसरा सुनता रहता है उतनी देर, दूसरी तरफ से बोलेगा तो पहले वाला सुनेगा। इतने ये एग्जांपल, इसका हाफ डुप्लेक्स का एक ही एग्जांपल बिल्कुल फिट बैठता है और ये बार बार क्वेश्चन में पूछा गया। तीसरा एग्जांपल में आ जाइए। तीसरा एग्जांपल में मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, अरे मोबाइल कहिए या फोन कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है। इसमें से दोनों तरफ बराबर प्रसारण होता है, मतलब इधर से सेंडर से बोलेगा, रिसीवर वाला सुनेगा, रिसीवर भी उसी के बीच में बोलेगा, सेंडर वाला सुनने लगेगा, मतलब दोनों तरीके से बराबर कम्युनिकेशन होता है। तो मतलब फुल डुप्लेक्स में कौन सा ऐसा मोबाइल फोन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा आया, टेलीफोन। ये लीजिए आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से वार करते हैं। आगे देखिए, फॉर द क्लास DIP एड्रेस द हायर स्टेट ऑफ बिट्स फॉर द फर्स्ट ऑक्टेट इज। सबसे पहले क्लास ए नोट करिए, क्लास ए, बार बार कल भी ये क्वेश्चन बताया हूं। क्लास ए का 0, क्लास बी का क्या होगा 10, क्लास सी का क्या होगा 110, क्लास डी का क्या होगा दोस्तों, क्लास डी का 110, और क्लास ई का क्या होता है 4 टाइम 1। इतना समझ में आया। अब इसके आईपी एड्रेस रेंजेस में चलते हैं, रेंज को। यहां से तो आपको आंसर मिल गया ना, कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए डी पूछा है ना। अच्छा, इसको ये आपका आंसर मिल गया, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन बनता है। इसको और क्वेश्चन क्या, इसको और बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताइए, बताइए। कल उसको मैंने बताया था कि इसको और मल्टीटास्किंग, ठीक है, याद रखिएगा, वो क्वेश्चन आया हुआ। इसके रेंजेज जो होते हैं, रेंजेज लिखिए, रेंजेज क्लास ए का रेंज कितना होता है 0 to 126, 0 to 126। बी का रेंज 128 to 191, क्लास सी का 192 to 223, क्लास डी का 224 to 239, क्लास ई का 240 to 254। अब कहीं पे ये मिलता है 255 और ये मिलता है 127, इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। जो मिले उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चन का आंसर लगाइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये किस रेंज में है, किस रेंज में है 239, ठीक है, मतलब क्लास डी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। आज आप देखिए, हाँ मैं अनाउंस कर देता हूं, मेरे कुछ बच्चों ने, मेरे कुछ साथियों ने, बच्चों ने, ठीक है, स्टूडेंट ने मुझसे मैसेज किए, मतलब कि कमेंट डालें कि सर इसका हूबहू आप पीडीएफ दे दिया करिए। आप मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको ये पीडीएफ मिलती रहेंगी, ठीक है। जो पढ़ाया हूं, जो लिखा रहेगा सेम टू सेम वो पीडीएफ में जाता रहेगा। चलिए, इन टीसीपी प्रोटोकॉल हेडर द साइज ऑफ द चेकसम इज डैश बिट। टीसीपी प्रोटोकॉल हेडर में चेकसम का आकार बिट्स का होता है, 8 होता है, 4 होता है, 16 होता है, 32 होता है। कितना होता है दोस्तों 16 होता है, जाहिर सी बात है। इसमें अगर चाहिए 16 होता है, बिल्कुल करेक्ट है कि 16 बिट होता है। लेकिन थोड़ी सी बातें आपको मैं बताना चाहता हूं कि टीसीपी प्रोटोकॉल हेडर में चेकसम का आकार 16 बिट का होता है, जहां ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी डाटा स्ट्रीम से डाटा स्वीकार कर इसे विखंडों, मतलब कि विखंडों विभाजित कर देता है। द टीसीपी सेगमेंट का निर्माण करने वाले टीसीपी हेडर से क्या करता है, जोड़ता है। टीसीपी हेडर से क्या करता है, जोड़ता है। टीसीपी हेडर से क्या करता है दोस्तों, जोड़ता है, जोड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the smallest size of the font is MS Word can be। MS Word में फॉन्ट का न्यूनतम आकार क्या होता है 1, 0.50 और 2, बिल्कुल 7 होता है, 7। और लार्जेस्ट कितना होता है दोस्तों, कीबोर्ड से आप 72 ले सकते हो, ठीक है, और वैसे आप कितना भी ले सकते हो, ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, टूज कंप्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 101110 का द्विवर्णी संख्या के
2 का पूरा कंप्लीमेंट है। अब दो तरीके से इसको भी मैं बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आपको देखिए 1 0 1 1 1 0, ठीक है, लिखा हुआ। इसका मैं फर्स्ट कंप्लीमेंट निकालता हूं। इसका मैं क्या निकालता हूं दोस्तों? फर्स्ट कंप्लीमेंट। फर्स्ट कंप्लीमेंट में जस्ट इसका आप अपोजिट कर दीजिए, मतलब जहां 0 है वहां 1 कर दीजिए, जहां 1 है वहां 0 कर दीजिए। सबसे आसान सा तरीका है। अभी एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए इसमें मुझे निकालना है 2's कंप्लीमेंट ना। अब 2's कंप्लीमेंट के लिए दोस्तों इसमें 1 ऐड कर दीजिए। 1 ऐड कर देंगे तो 1 1 0 और यहां 1 0 0 1 0। ये क्या आ गया दोस्तों? ये आया 2's कंप्लीमेंट। इससे आसान कोई तरीका होगा क्या दोस्तों? इसमें पहले ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। देखिए बी ऑप्शन सही है। ये 5 सेकंड नहीं लगेंगे ऑप्शन निकालने में। आप प्रोसेस आइए बुकीज प्रोसेस में। तो बुकीज प्रोसेस में क्या करना है दोस्तों? आपको बुकीज प्रोसेस में सबको पहले 1 1 जितने हैं उसमें सबको 1 1 से घटा दीजिए। 1 0 2 2 4 2 6 है। 2 2 4 2 6 है। ये देखिए 2 2 4 2 6 है। इसको इससे आपको घटाना पड़ता है, ठीक है। ये लीजिए, इसको जब घटाएंगे आप, ये देखिए 0 0 0 1 0, ये क्या आ गया? ये आ गया फर्स्ट कंप्लीमेंट। इसमें 1 आप ऐड करेंगे तो 1 1 0 1 0 0 1 0। ये क्या आ गया? ये आ गया सेकेंड कंप्लीमेंट। समझ में आया? बात वही है दोस्तों, ठीक है। इसको चाहे मैंने चेंज कर दिए तब भी उतना ही आया, घटाया तब भी उतना ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द की कंस्टेंट इज दैट। द कुंजी की कंस्टेंट का अर्थ है थ्योरेटिकल। द प्राइमरी की इज द ऑल द टेबल इज द टैक्सीसी। सभी टेबल में प्राथमिक कुंजी का मान विशेष होता है। कैन नॉट हैव द मोर देन द 1 कैंडिडेट की इज अ टेबल। एक टेबल में एक से अधिक कैंडिडेट कुंजी नहीं हो सकते हैं। दोस्तों पहला ही ऑप्शन इसका सही लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है, हाँ, द मीनिंग ऑफ द की कांस्टेंट इज दैट, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन नीचे वाले ऑप्शन भी आप पढ़ जरूर लीजिए। द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल की कैन नॉट बी द 0। वह कुंजी का मान शून्य नहीं हो सकता है। इन द वन टेबल द प्राइमरी एंड द फॉरेनर्स बोथ टाइप ऑफ की कैन नॉट द प्रेजेंस। एक टेबल में प्राथमिक और विदेशी दोनों प्रकार के कुंजी नहीं हो सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है। आगे आइए, OLX इंडिया इंक्लूड इन क्लास। OLX इंडिया वर्ग के तहत शामिल है। अब OLX समझिए, इसमें क्वेश्चन कितने तरीके, मेनली 4 नहीं 5 तरीके के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा बिजनेस टू कस्टमर। तीसरा कस्टमर टू बिजनेस। चौथा कस्टमर टू कस्टमर। पांचवा बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट। कितने तरीके हुए दोस्तों? कितने तरीके हुए बताइए? 5 तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए OLX क्या है? OLX में कस्टमर ही, मान लीजिए आपको मोबाइल फोन बेचना है। क्या बेचना है दोस्तों? मोबाइल फोन बेचना है। जब मोबाइल फोन बेचना है तो आप अपनी मोबाइल की फोटो लगाते हैं, ठीक है। और उधर दूसरी तरफ आप भी तो कस्टमर हैं। दूसरा कस्टमर जो खरीदता है वो उस मोबाइल को देखता है और उसको परचेज करता है। मींस इसमें क्या होगा? OLX कैसा है? कस्टमर टू कस्टमर है। वहीं पे दोस्तों अगर पूछ लेता फ्लिप फ्लॉप, ओ सॉरी फ्लिप फ्लॉप मैं बोल रहा हूं, ठीक है। देखिए गूंज रहा है पूरा कंप्यूटर दिमाग में। क्या बोलना चाहिए? फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कैसा है दोस्तों बताइए? फ्लिपकार्ट कैसा है? फ्लिपकार्ट। अमेजन कैसा है? अमेजन बताइए। अमेजन कैसा है? अमेजन बताइए। अमेजोन कैसा है? अमेजोन। ये दोनों क्या है? बिजनेस टू कस्टमर हैं, बिजनेस टू कस्टमर है। ये सब बिल्कुल से याद रखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रॉन्ग रिस्पेक्ट ऑफ द जीपीएस। निम्नलिखित में से जीपीएस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इट इज द स्पेस सैटेलाइट द कम्युनिकेशन सिस्टम। यह अंतरिक्ष स्थित सैटेलाइट संचालन प्रणाली है, बिल्कुल सही है ये तो। इट इज द मोनेटाइजेशन
ऑफ द ग्लोबल एयर द ट्रैफिक सिस्टम, वेदर एंड द लोकल सर्विस, बिल्कुल सही है। यह वैश्विक हवाई ट्रैफिक प्रणाली मौसम एवं स्थानीय सेवाओं के आधुनिकीकरण का आधार है, बिल्कुल सही है। इट रिप्रेजेंट्स द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मीन्स यह ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। इट रिप्रेजेंट्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिंक्रोनाइजेशन, यह ग्लोबल पोजिशनिंग सिंक्रोनाइजेशन प्रतिनिधित्व करता है, मीन्स की यही गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वी लिंक इन HTML? HTML में वी लिंक विशेषता का अर्थ क्या होता है? वर्टिकल लिंक, एक्टिव लिंक, वर्चुअल लिंक, विजिटेड लिंक। डी ऑप्शन HTML वाले में सही है कि वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, which of the following statement is the wrong in relations with the matrix? मैट्रिक्स के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सारणी के संबंध में गलत है? इट हैज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है दोस्तों। फॉर द बीइंग द कमिटेड इट नीड्स द डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी ब्लॉक्स, क्रमबद्ध होने के लिए इसमें आवंटित मेमोरी ब्लॉक की आवश्यकता पड़ती है, ये भी सही है। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टैक एंड द क्यू इज कैन नॉट बी द यूज, स्टैक एंड द क्यू के कार्यान्वयन हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। इंटीजर्स एंड द फ्लोट बोथ वैल्यू कैन बी द स्टोर्ड इन द सिंगल मैट्रिक्स, यही गलत है दोस्तों। ठीक है, एकल सारणी में इंटीजर और फ्लोट वास्तविक दोनों मूल्यों का संचयन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following CPU register is the used to store values for ALU operation? निम्न CPU रजिस्टर में से किसका उपयोग ALU कार्य के मान को संचित करने के लिए किया जाता है? इंडेक्स रजिस्टर का किया जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का किया जाता है, एक्यूमुलेटर किया जाता है, प्रोग्राम काउंटर एक्यूमुलेटर का किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी पूछा गया। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इज द, इलेक्ट्रॉनिक निपटान एवं इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के उदाहरण है, कौन सा है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर और कस्टमर टू बिजनेस टू गवर्नमेंट। इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? डी सही है। बिजनेस टू कौन सा सही है? बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। देखिए ये भी मिल गया आपको, चारों पांचों तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को इसमें मिल चुके हैं। द नंबर ऑफ द डिफरेंट इंस्टेंट मैट्रिक्स ऑफ द end-to-end सीक्वेंस इज, मैट्रिक्स व्हिच कैन द स्टोर 0,1 और द 2 इन ईच सेल कॉल्ड द इंस्टेंट मैट्रिक्स। n into n अनुक्रम के विभिन्न टर्नरी सारणी जिसमें प्रत्येक सेल 0,1 अथवा 2 का संचयन कर सकता है उसे टर्नरी सारणी कहते हैं की संख्या होती है। क्या होती है बताइए दोस्तों? इसकी संख्या कितना होती है? आप जानते हैं कि n into n अनुक्रम में विभिन्न टर्नरी सारणियों की संख्या कितनी होगी? 3 की पावर n into n। देखिए कहीं पे है क्या? बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following logic gets output 0 when the input value are the different? जब इनपुट मान अलग अलग होता है तो निम्न में से किस लॉजिक गेट का आउटपुट 0 होता है? जब अलग अलग होता है कौन सा होता है? और होता है, एक्सनॉर होता है, एक्सऑर और नैंड। अभी तो एक्सऑर मैंने समझा चुका है, तो क्या बचा? एक्सनॉर की टेबल देख लेते हैं दोस्तों। एक्सनॉर की टेबल आप बनाइए, एक्सनॉर की टेबल। चलिए ए बी दो इनपुट लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसका आउटपुट निकालते हैं। आउटपुट इसका क्या आएगा? देखिए इसमें यहां पे क्या लिखा है कि 0 होता है डिफरेंट पे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, डिफरेंट पे 0, सेम पे 1 होगा। अब इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है। अब इसका और एक तरीके मिलता है इक्वेशन दोस्तों, और करके बना देता हूं। ए और ये बीच में ऐसे डॉट रहेगा और बी, इस तरीके का भी आपको इक्वेशन देखने को मिला होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक तरीके के इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं।
ठीक, इतना समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is the disadvantage of the mobile computing? मोबाइल गणना में निम्न में से क्या हानि है? क्या हानि है? पोर्टेबिलिटी है, इनहैंसमेंट पोर्टेबिलिटी है, इंटरटेनमेंट है। हानि क्या है? सिक्योरिटी इसमें हानि है। ये तो प्रॉफिट है, यही है दोस्तों लॉस। ये सब क्या है? ये है प्रॉफिट, ये इसका प्रॉफिट है। Who designed supercomputer in 1960 as at कंट्रोल डाटा कारपोरेशन CDC? जिसने कंट्रोल डेटा कारपोरेशन CDC में 1960 के दशक में सुपर कंप्यूटर बनाया। एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, शेमर क्रे। अब बात कर दे दोस्तों तो इसका आंसर जो है वो शेमर क्रे है, जो 1960 के दौरान सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। आज के ये क्वेश्चन दोस्तों ये है मेरा 2013 का सेट है। 2013 में पहली बार जब यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, वो वाला मैं सेट डिस्कस आज से करने लगा हूं दोस्तों। तो आज के अकॉर्डिंग अब हम समझते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। यदि आज के अकॉर्डिंग बने, पूछे कि सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इस समय कौन सा है दोस्तों, वो है यूएसए का फ्रंटियर। यूएसए का फ्रंटियर है दोस्तों, जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। अच्छा, इसके पहले दूसरे नंबर पे कौन सा है दोस्तों? दूसरा नंबर जान लीजिए, जो जापान का है। किसका है दोस्तों? जापान का है। जापान का है वो सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। क्या है? क्या है इसका नाम दोस्तों? फुगाकू इसका नाम है, जो जापानीज है। फुगाकू इसका नाम है, जो जापानीज सुपर कंप्यूटर है। तीसरे नंबर पे है दोस्तों चाइना का। तीसरे नंबर पर है चाइना का सुपर कंप्यूटर तिहानी 2 है। कौन सा है दोस्तों? तिहानी 2 सुपर कंप्यूटर, जो चाइना का सुपर कंप्यूटर है। ये है दोस्तों इस सीक्वेंस है। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सुपर कंप्यूटर में अभी तक चाइना जो है 2 साल पहले आगे चला आ रहा था, लेकिन उसके बाद जापान ने जैसे ही फुगाकू 2 निकाला, फुगाकू सुपर कंप्यूटर निकाला, तो फिर चाइना को पीछे कर दिया। अब फुगाकू को भी यूएस फ्रंटियर ने पीछे कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। Who differentiates second and the third generation of computer? कंप्यूटर की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के क्या अलग करता है? माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतने पे रुक जाइए। अब थोड़ा आइए यहाँ पे पहले जनरेशन के बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन की बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जनरेशन का अब सत्र लिखिए 1942 टू 1955। फर्स्ट जनरेशन का सत्र देखिए। सत्र से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि सत्र में हर एक बुक में अलग अलग डिकेट बनाया गया है, इसलिए सत्र से क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या आया दोस्तों? जब ये सत्र चला तो उस समय आया था वैक्यूम ट्यूब। उस समय वैक्यूम ट्यूब आया था। सेकेंड जनरेशन में हम बात करेंगे दोस्तों, जिसका सत्र है 1955 टू 1964। यहां पे आया था दोस्तों, इसमें खोज हुई थी ट्रांजिस्टर की। किसकी खोज हुई थी दोस्तों? ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी। अब आ जाइए दोस्तों थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन का सत्र लिखिए 1965 टू 1974। यहां पे क्या आया था थर्ड जनरेशन में दोस्तों? यहां पे आया था इंटीग्रेटेड सर्किट मींस आईसी आया। फोर्थ जनरेशन में दोस्तों, फोर्थ जनरेशन कब से कब तक? 1975 टू 1989। इसमें आया था दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। क्या आया था दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर इसमें आया। अब यहां तक समझ में आ गया। तो लास्ट वाला पांचवा जनरेशन, 5 जनरेशन में दोस्तों क्या आया? फिफ्थ जनरेशन में 1989 टू टिल नाउ
अभी तक इसमें आया था दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मींस एआई। अब आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया, बताइए कौन सा सही है। फोर्थ जनरेशन में देख लीजिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सबका आंसर दे लेंगे। कॉम्पैक्ट डिस्क इज विच टाइप ऑफ मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क स्मृति का कौन सा प्रकार है। प्राइमरी मेमोरी है, रैम है, रोम है, सेकेंडरी मेमोरी है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं, मेमोरी के बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे। चलिए, मेमोरी के कितने टाइप हुए, मेमोरी के दो टाइप हुए। कौन कौन से दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी हुए, प्राइमरी मेमोरी मैं मेम लिख देता हूं, और यहां पे सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, वोलाटाइल बोला जाता है, क्योंकि वोलाटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील। सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल क्या बोला गया दोस्तों, नॉन वोलाटाइल बोला गया, मींस कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हुए, कौन कौन से, रैम और रोम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम के दो पार्ट हुए, एस रैम मींस स्टैटिक रैम और डी रैम मींस डायनेमिक रैम। ठीक है, रोम के कौन कौन से पार्ट हुए, पी रोम मींस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपीरोम मींस इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहां पे आ जाइए दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास देखिए क्या है, सीडी, डीवीडी, पेनड्राइव जो परमानेंट डिवाइसेस हैं। ठीक है, और हार्ड डिस्क एचडीडी और एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक, ये सब इसमें आते हैं। अब देखिए, इसका जब थ्योरेटिकल क्लास चलाऊंगा तो इनको और अच्छे से मैं चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। अब इसमें बताइए कौन सा इसमें सही है, ये यहां पे देख लीजिए। कॉम्पैक्ट डिस्क किस में आता है, सीडी किस में आता है, सेकेंडरी मेमोरी में आता है। पूरे चार्ट का आप जो है दोस्तों एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कभी भी ना भूले। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा अगला क्वेश्चन, बस इज द कॉम्पैक्ट इज, कंप्यूटर में बस है नेटवर्किंग डिवाइस है कि बंच ऑफ वायर है कि अनदर नेम ऑफ द मदरबोर्ड है कि इंटरनल मेमोरी। जैसा कि आप जानते हैं बस क्या है, बंच ऑफ वायर होता है, ये अच्छी तरीके से आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे टोपोलॉजी में बस के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, टोपोलॉजी में अगर आ जाते हैं तो फिर बस के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, रिंग के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रिंग के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, और रिंग के स्टार के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मेश टोपोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ये सब के बारे में भी आप अध्ययन करिए। ठीक है, इन सब को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में भी हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन सब के बारे में भी इसके साथ आप अध्ययन करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। विच इज द नॉट अ सॉफ्टवेयर इन फॉलोइंग लिस्ट, कौन सा निम्न सूची में से एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन ऑफिस बिल्कुल सॉफ्टवेयर है ये। ठीक, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों ये तो एक कंपनी है ना, ये एक कंपनी है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ये सॉफ्टवेयर जो लॉन्च करता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप पढ़े होंगे ये वाला।
ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सॉफ्टवेयर है, ये तो कंपनी है, ठीक है, तो यही ऑप्शन सही है। डॉस सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है दोस्तों, और ये भी सॉफ्टवेयर है। ठीक, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस, कौन एक परिधीय डिवाइस नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइस होता है दोस्तों एक्सटर्नल डिवाइस। एक्सटर्नल डिवाइस को ही क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, जो आप बाहर से अटैच करते हो। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मेन मेमोरी चिप, मॉडेम और पेन ड्राइव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? मेन मेमोरी चिप। ठीक है, नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस। ये भी पेरिफेरल डिवाइस है, बाहर से अटैच करते हो। मॉडेम आप जानते हैं, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, बार बार पूछा गया है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, क्या है इसका फुल फॉर्म दोस्तों? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ध्यान रखिएगा, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। पेन ड्राइव आप जानते हैं ये, ठीक है। पेन ड्राइव का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? फ्लैश ड्राइव, ध्यान रखिएगा, फ्लैश ड्राइव। ये बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। कंप्लीसिटी ऑफ एन एल्गोरिदम रिप्रेजेंट इस, एक एल्गोरिदम की जटिलता कंप्लीसिटी प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन, जितने भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, परफॉर्मेंस, टफनेस, ऑब्सक्योरिटी या करेक्टनेस, ये दोस्तों इसमें से एक भी क्वेश्चन इसके सही नहीं है। अरे सॉरी, एक भी ऑप्शन इसके सही नहीं है। अगर मैं इसका दोस्तों शुद्ध ऑप्शन की बात करूं तो यह एल्गोरिथम की कंप्लीसिटी उसकी इफिशियंसी को व्यक्त करता है, अतः कोई भी इसमें से विकल्प नहीं सही है। इसका एक अलग सा विकल्प मैं बना देता हूं, इफिशियंसी। इफिशियंसी ये ऑप्शन होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, इफिशियंसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटेशन लॉजिक कैन बी रिप्रेजेंटेड विजुअली बाय यूजिंग, कंप्यूटेशन लॉजिक को किसके उपयोग से दिखाया जा सकता है? विजुअल बेसिक, लॉम्प्रो की, फ्लो चार्ट की, 6 एडिटर, कौन सा? 6 एडिटर मीन्स देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पे कि कंप्यूटेशनल लॉजिक को किससे दिखाया जाएगा? फ्लो चार्ट से दिखाया जाएगा। अब थोड़ी सी बात हम फ्लो चार्ट के बारे में करेंगे यहां पे, कि फ्लो चार्ट का उपयोग करके कंप्यूटेशनल लॉजिक को दिखाया जा सकता है। प्रवाह मतलब कि फ्लो चित्र एक प्रकार से संयोजित चित्र होता है जो एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करता है। वह चित्र में प्रयुक्त होने वाली आकृतियां होती हैं। जैसे मैं बात करूं कि इस तीर का मतलब होता है दोस्तों प्रवाह रेखा। क्या होता है दोस्तों? ये पूछे गए सारे क्वेश्चन है, इसलिए इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। प्रवाह रेखा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है दोस्तों? ये है रेक्टेंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? प्रक्रिया। अगर मैं बोलूं दोस्तों ये वाला शेप बहुत बार प्रयोग हुआ था, इसको बोलते हैं प्रिपेयर, मींस तैयारी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तैयारी। अगर ये डायमंड वाला शेप की बात करूं तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? फैसला। क्या बोलते हैं? फैसला, मींस डिसीजन लेने के ये काम आता है। एक और ले लीजिए ये वाला दोस्तों, इस तरीके के जो चिन्ह होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? टर्मिनल, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं टर्मिनल। और ये वाला दोस्तों इस तरीके का, ये इसको क्या बोलते हैं? ये दोनों तरफ से थोड़े थोड़े, इसको बोलते हैं दोस्तों इनपुट आउटपुट। इनपुट और आउटपुट। अरे इंग्लिश ज्यादा सिंपल लगा। इनपुट और आउटपुट, इतना समझ में आया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है,
हाँ, BA 16 इज द हेक्साडेसिमल से इज द व्हाट इन ऑक्टल। हेक्साडेसिमल में BA 16 बेस 16 ऑक्टल में क्या होता है। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो आप इसका 16 वाले का थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेस 16 मतलब जो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल ये कितने से कितना होता है, 0 to 15, ठीक है, जिसका बेस होता है दोस्तों बेस 16, ठीक है, बेस 16 होता है। अब इसमें कैपिटल ए को अब जैसे 1 2 3 4 5 मतलब 9 से अब यहाँ पे 10 11 12 13 14 और 15, तो एक इसको बोलते हैं 10 को कैपिटल ए, 11 को बोलते हैं कैपिटल बी, 12 को बोलते हैं कैपिटल सी, 13 को बोलते हैं कैपिटल डी, 14 को बोलते हैं कैपिटल ई, 15 को बोलते हैं कैपिटल डी। इतना समझ में आया दोस्तों। तो अब यहां आ जाइए, अब इसको देखिए क्या है ये BA। तो दोस्तों इसको अब ए की जब बाइनरी लिखोगे, आपको मैं बाइनरी बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों समझ आया हूं, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा है। आप जहां आपको यदि थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आप चले जाइए एग्जामिनेशन क्लासेस के प्लेलिस्ट में, वहां से इसको अच्छी तरीके से एक्सेस कर लीजिए कि 1 2 4 8 की सीरीज से किस तरीके बाइनरी लिखी जाती है। जैसे 10 की लिखना है तो 1010 ये लिख गया। देखिए 4 के कोड में होगा हेक्साडेसिमल का कोड। अगर मुझे बी लिखना है तो बी किसका कोड है, 11 का, तो 1011 8 3 11। फिर से मुझे लिखना है किसका, 10 का कोड लिखना है 1010, ठीक है। फिर बी का कोड लिखना है दोस्तों, तो मैं क्या लिखूंगा, बी का कोड बताइए 1011। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। जब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो अब यहां से हमें ऑक्टल में बनाना है, तो इसको 3-3 के पेयर में बना लीजिए। इसको 3-3 के पेयर में आप बना लीजिए। अब देखिए इसमें 3 नहीं, इधर पूरा हो रहा, तो इधर क्या लिखेंगे दोस्तों, इधर 2 0 बढ़ा लीजिए। यहां पे देखिए ये कितने का, 2 का है, ये कितने का, 7 का है, ये कितने का, 2 का बाइनरी है, ये कितने का है, 5 का है, ये कितने का है, 3 का है, और ये कितने का है, 1 का है। मीन्स 1 3 5 2 7 2। ये क्या किस में चेंज हो गया, ऑक्टल में। देखिए कहीं मिल रहा है क्या, 1 3 5 2 7 2। ये देखिए यहां दोस्तों बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करिएगा। ये पेड क्वेश्चन होते हैं, ये 1 नंबर आपको फ्री के देके जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। 4.77 मेगाहर्ट्ज एंड 10 मेगाहर्ट्ज आर एग्जांपल ऑफ इनपुट आउटपुट स्पीड, डाटा ट्रांसफर स्पीड, कंप्यूटर क्लॉक स्पीड स्पेसिफिकेशन, डाटा स्टोरेज स्पीड। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि सी ऑप्शन थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं, क्लॉक रेट। थोड़ी सी बातें क्या जानेंगे दोस्तों, क्लॉक रेट के बारे में हम जानते हैं कि क्लॉक रेट क्या है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सीपीयू के प्रोसेसर की गति बताती है, प्रोसेसर की गति मापने का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है दोस्तों, हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज का प्रयोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, जबकि प्रोसेसर की गति कम होती है। आज के समय अधिक गति के प्रोसेसर के कारण हम किस में नापते हैं, मेगाहर्ट्ज में नापते हैं आज के समय में। और ये कब समय में, ये फर्स्ट जनरेशन के समय नापने का काम आता है। और इसमें क्या किससे नापा गया, गीगाहर्ट्ज आज के जमाने में का प्रयोग कंप्यूटर क्लॉक स्पीड स्पेसिफिकेशन के लिए हम इनका उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, boot loader program which is the invokes the booting of the system in store। बूट लोडर प्रोग्राम जो सिस्टम की बूटिंग करता है या कहां स्टोर होता है, तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि पहली बात तो बूट क्या होता है। आप थोड़ा सा बातों को समझिएगा, ठीक है, कि बूट क्या होता है। जो जब स्टार्टिंग कंप्यूटर होता है, एक जब कंप्यूटर आप खरीद के लाते हो तो कंप्यूटर एक तरीके का पूरा
बॉक्स होता है, डिब्बा होता है, उसमें कुछ होता नहीं है। फिर आप जब कंप्यूटर को बूट करवाते हैं, मींस कि आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले बूट होता है। बायोस का नाम सुने होंगे, बायोस का नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसके तहत कंप्यूटर फर्स्टली बूट होता है, जो स्टोर कहां पे होता है, रोम में होता है। कहां पे होता है दोस्तों, रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए, अभी अभी मैंने बताया था, जब इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने मेमोरी के चार्ट बनाया था, ये क्या है, ये परमानेंट डिवाइस रोम होता है। ठीक है, लगा तो ये प्राइमरी के अंतर्गत है दोस्तों, लगा तो ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत है, लेकिन ये कैसा काम करता है, ये सेकेंडरी मेमोरी के जैसा काम करता है। और इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ये वोलाटाइल होता है कि नॉन वोलाटाइल होता है, तो ये क्वेश्चन बार बार इसमें पूछा गया है। ये होता है दोस्तों नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। एक क्वेश्चन और मैंने यहां से प्रिपेयर किया आपके लिए। ये क्या पूछा जाएगा, नॉन वोलाटाइल। तो बात आती है बायोस की, जब बूट होता है, तो बूट होता है कंप्यूटर, तो कहां पे स्टोर होता है दोस्तों, रोम में होता है, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के तहत कंप्यूटर बूट होता है। ठीक है, और फिर उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है जब विंडो डल जाती है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि सर विंडो कहां पे इंस्टॉल होती है, ये भी तो समस्या हो गई ना कि विंडो कहां पे इंस्टॉल होती है। विंडो देखिए, ध्यान से समझिएगा, आपके पास SSD है, हार्ड डिस्क है, उसमें जाके विंडोज कॉपी रहती है। ठीक है, क्या होती है दोस्तों, वहां पे कॉपीड रहता है, ध्यान रखिए। और जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, तो जैसे आपके पास हार्ड डिस्क है और यहां पे रैम है, तो फिर दोस्तों रैम में आके फिर से क्या हो जाता है, यहां पे रैम में आके कॉपी होती है, पूरी विंडो लोड होती है, फिर से एक तरीके से बूट होती है, तब आपका कंप्यूटर चलता है। और कंप्यूटर को जब फिर से शट डाउन कर देते हो, तो फिर से रैम का पूरा डाटा इरेज हो जाता है। इसीलिए रैम को बोला जाता है दोस्तों वोलाटाइल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, data inconsistency can be the prevented by preventing डाटा विसंगति किस के द्वारा रोका जा सकता है, रिडंडेंसी, मेटा डाटा, डेडलॉक, दी मल्टी प्रोग्रामिंग। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसका पहला होगा दोस्तों, रिडंडेंसी के तहत डाटा को रोका जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये रिडंडेंसी है क्या ना, अब ये रिडंडेंसी है क्या, इसके बारे में पहली बात तो दोस्तों एक होता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी इसके द्वारा डाटा विसंगति को रोका जाता है। ठीक है, रिडंडेंसी के द्वारा क्वेश्चन में ही लिखा है कि डाटा विसंगति को रोका जाता है। तो फिर मेटा डाटा क्या है, डाटा के बारे में और डाटा प्राप्त करना मेटा डाटा होता है, मींस डाटा अबाउट डाटा। इसमें हम एक लाइन में कह सकते हैं कि डाटा अबाउट डाटा, वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है मेटा डाटा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि डेडलॉक क्या है, जब एक से अधिक प्रोग्राम एक ही डिवाइस को प्रयोग करना चाहे और एक मतलब कि साइकिल बना ले, एक साइकिल क्रिएट करे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको डेडलॉक कहते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग फिर क्या है दोस्तों, एक ही कंप्यूटर पर एक ही समय एक से अधिक प्रोग्राम चलाना, एक से अधिक प्रोग्राम मतलब कि मोर देन वन प्रोग्राम, मोर देन वन प्रोग्राम को एक साथ रन कराना, उसे कहते हैं दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग। जैसे एक साथ एग्जांपल में लिखिए, जैसे एक साथ आप VLC ऑन कर दिए, पेंट ऑन कर दिए, ठीक है, वे पेंट ऑन कर दिए, वर्ड ऑन कर दिए, इत्यादि को एक साथ आप काम करना शुरू कर देते हैं, उसे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। ओके दोस्तों, एम्प्लॉय सैलरी शुड नॉट बी द ग्रेटर देन
12,000 दिस इज, कर्मचारी वेतन 12,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी कांस्टेंट है कि रिफरेंशियल कांस्टेंट है कि ओवर डिफाइंड कांस्टेंट है कि फेसिबल कांस्टेंट है, क्या है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स के अंदर ये आता है। अब इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या है, इसके बारे में दो वर्ड केवल बोलूंगा कि इसका अर्थ है कि डाटाबेस में डाटा सही और अच्छी दशा में होना चाहिए। डोमेन एक होता है, दूसरा एंटिटी होता है, तीसरा होता है रेफरेंशियल होता है और चौथा होता है फॉरेन की होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस तरीके के बातें करें तो अगर हम बातें करें कि इंप्लॉय सैलरी के बारे में बात करें तो डोमेन जो यहाँ पे इंटीग्रिटी कांस्टेंट के अंतर्गत आता है, जिसमें एक डोमेन जो है 12,000 रुपए मीन्स 12,000 दिया हुआ है। ठीक, इतनी बात समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटाबेस डिजाइन इंक्लूड्स द फंक्शंस लाइक, डाटाबेस डिजाइन के फंक्शन में निम्न में से क्या शामिल है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टेबल, विभिन्न तालिकाओं की पहचान, क्रिएशन ऑफ द फील्ड विथ देयर एट्रीब्यूट्स, अपनी विशेषताओं के साथ क्षेत्रों का निर्माण, क्रिएटिंग वैलिडेशन रूल्स एंड डाटाबेस इंटरल रिलेशनशिप्स, मान्यता नियमों और डेटाबेस अंतर संबंधों का निर्माण की ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इसमें बिल्कुल सभी के सभी जो है पॉइंट जो है उसी के दिशा के निर्देश में जा रहे हैं, मींस ऑल ऑफ दीज जो है करेक्ट ऑप्शन होगा डाटाबेस डिजाइन के फंक्शन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन इज द कॉल्ड एज इट्स, रिलेशन में एट्रीब्यूट्स की संख्या को कहा जाता है। हाँ, अब एट्रीब्यूट की संख्या को कहा जाता है, इसके लिए एक डायग्राम बनाऊंगा छोटा सा, उसको अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने डायग्राम बनाया, इसमें बताइए कि ये क्या है, ये क्या है, ये है कॉलम, ये क्या है दोस्तों, ये है कॉलम, और ये क्या है, ये है रो। इधर से समझ में नहीं आ रहा, ये लीजिए और उधर कर दी, ये क्या है दोस्तों, ये है रो, ये सभी क्या है, ये है रो, और ये क्या है, ये है कॉलम। मींस ये क्या है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है वर्टिकल। तो रो को क्या कहते हैं, रो को कहते हैं टपल, रो को कहते हैं दोस्तों टपल, और कॉलम को क्या कहते हैं, कॉलम को कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। तो इसमें कौन सा सही है बताइए, आप बताइए। और एट्रीब्यूट जितने होंगे उसको क्या बोलेंगे, डिग्री, मींस की ऑप्शन सेकंड वाला सही है। टपल रो और एट्रीब्यूट कॉलम, और इसको फिर क्या बोलेंगे दोस्तों, इससे जितने एट्रीब्यूट्स मींस वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉलम ऑफ द टेबल इज रिफर्ड टू एज द टेबल ऑफ कॉलम, किसके रूप में जाना जाता है, टपल, एट्रीब्यूट, एंटिटी, डिग्री। बताइए, ये तो पुराना ही क्वेश्चन आ गया, पुराना ही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है क्या, बिल्कुल सही। मतलब इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे, अभी अभी मैंने बताया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ACID is a set of the properties that the guarantee that the database transactions are the processed reliably. Here A stand for एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एसिड, इसकी प्रॉपर्टी होती है, मैं अभी नोट कराता हूं, गुणों का सेट है जो विश्वसनीयता की गारंटी, यहां ए इज आ, तो इसको चारों को नोट कर लीजिए क्योंकि बार बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं दोस्तों। एटॉमिसिटी, ए का मतलब होता है एटॉमिसिटी, ए का मतलब होता है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी। ठीक है, बी का मतलब लिखिए, ओ सॉरी बी नहीं होता है, इसमें सी होता है। सी का मतलब लिखिए कंसिस्टेंसी, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। अब इसके बाद आई आया, आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी। और डी का मतलब होता है दोस्तों ड्यूराबिलिटी, क्या मतलब होता है, ड्यूराबिलिटी। तो
तो अब इसमें मिला लीजिए, ये इसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इससे मिलाइए, क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये पूछा है ना एटॉमिसिटी, ये यहां पे है, देख लीजिए एटॉमिसिटी। आप ये सब पॉइंट बिल्कुल से रट डालिएगा, इसी में से क्वेश्चन बार बार घुमा के ये पूछता रहेगा, ठीक है। इन द फॉक्स प्रो द कमांड द DELE इज स्टैंड टू, फॉक्स प्रो में DELE कमांड प्रयोग किया जाता है, डिलीट ऑल रिकॉर्ड, डिलीट टेबल, डिलीट मार्क रिकॉर्ड की, मार्क द रिकॉर्ड्स फॉर डिलीशन। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन। आ जाइए यहाँ पे, विच स्टैंड द क्रिएट अ न्यू यूजर इन ओरेकल, कौन ओरेकल में नए यूजर बनाता है, क्रिएट यूजर सुशांत, क्रिएट फॉर द रिप्लेस यूजर सुशांत, क्रिएट न्यू यूजर सुशांत, डिफॉल्ट द क्रिएट यूजर सुशांत, आइडेंटिफाई बाई ब्लू, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका सही है। Which of the following statement constant on the error, निम्नलिखित में से किसमें कोई त्रुटि नहीं है, select from employee where the employee ID 15, select employee ID from employee where the employee ID 15, select employee ID from employee, select employee ID where the employee ID 15 and last name क्या है, सिंह है, मीन्स की डी, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इनको थोड़ी सी डिटेल में मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मैं इसका थ्योरेटिकल क्लास में पूरी की तरीके कवर कर दूंगा, तब ये अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए, हाँ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।